नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। देखो आखिरकार जून का पेपर हो ही गया और जैसा मैंने सोचा था पेपर का लेवल वही रहा और पेपर अच्छा था और बाकी उससे कोई पेपर अच्छा था। और हाँ, इस बार पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ के है, जो पिछले दिसंबर की तुलना में जो पेपर हुआ था उससे थोड़ा सा पेपर हट के आया है। हट के क्या कह सकते हो कि हाँ, 2-4 नंबरों की कट ऑफ तो कम रहेगी। पिछली बार ओबीसी की 105 गई थी, ठीक है, और जनरल की 109 गई थी। अब की हो सकता है जो कट ऑफ है वो तुम्हारी 100 के इधर उधर ही रह सकती है ओबीसी की। जनरल की तो खैर 100 प्लस जाएगी, चाहे 2 से 3 नंबर जाए। बात यही कि जिन बच्चों से मेरी बात हुई उसमें देखा जाए तो कुछ बच्चे तो जो 100 प्लस हैं उसमें बहुत बच्चों की संख्या नहीं है, ठीक है। सब बच्चे आके कहीं उतर रहे हैं 90 और 95 के बीच में, ठीक है। और जो नेट वाले बच्चे जो अपने आप को सोच रहे हैं कि 80 और 85 कुछ ये स्कोर है बहुत सारे बच्चों का, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर ये है 90 और 95, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 प्लस जो जनरल की तो कट ऑफ जा सकती है, पर 100 के इधर या उधर 1-2 नंबरों का इधर उधर फ़र्क रहेगा जो ओबीसी वालों जीआरएफ की जो कट ऑफ होगी। नेट हो सकता है 85 से 90 के बीच, 90 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी नेट की, ठीक। क्योंकि इतना भी हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि जैसे पेपर की तुलना पीछे हुआ कि हाँ भाई इसी से हम लोग कंप्लीट कर देंगे कि हाँ इतने में आ जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग रिजल्ट पे ही कह सकते हैं, बाकी भी चीज़ें। अच्छा, मैं आज पेपर आपको पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा और जो ये पेपर होगा मैंने सिर्फ आंसर की के हिसाब से आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा। अगला वीडियो जो होगा इसी पेपर पे, उसमें ये मैं बताऊंगा आपको कि व्याख्यात्मक और हल होगा कि कहाँ से कितने प्रश्न बने हैं, कौन से यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं। ये अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम जो है अचानक बना रहे हैं आपके सामने, तो सिर्फ आंसर की के हिसाब से आपको बताएंगे। फिर इनसे संबंधित जुड़ी सारी बातें हम व्याख्यात्मक हल में आपको बताएंगे, जो कि 3 से 4 क्लासों में होंगे। आप समझ पाएंगे कि पेपर किस लेवल का कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं। दूसरी आपको एक जानकारी मुझे देनी है इस बात की कि हिंदी साहित्य का इतिहास, देखो मैंने पेपर देखा, पेपर में एक बात तो सब लोग सोच लो, अगर कहीं लिखने चाहो तो लिख लो पेन से, कि बगैर हिंदी साहित्य के इतिहास से यानी यूनिट 2 को बगैर पढ़े आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, कितना भी पढ़ लो, क्योंकि उसके बगैर एग्ज़ाम बन ही नहीं रहा है, ठीक है। हर बार वो 20 से 25 प्रश्न ऐसे रखते हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से ही हैं। और इस बार थोड़ा वैचारिक पृष्ठभूमि से ज़्यादा है, तो हम लोग जो है अभी जो मेरी शुरुआत होगी क्लास, तो 2 क्लास से शुरुआत होने वाली हैं। एक तो मेरा आपको बता दूं कि रामचंद्र तिवारी ये जो बुक है, इस बुक को आपको देखो काजू मिल गया बुक के अंतर्गत, पढ़ खा लिया, ठीक है। आप लोग खाना चाहे तो खा सकते हो। इस बुक को मैं संपूर्ण बुक को आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। कल से क्लासेस इसकी शुरू हो रही हैं। रामचंद्र तिवारी को संपूर्ण कहने का अर्थ है कि जो आपके एग्जाम लायक हो, ठीक। और वैसे संपूर्ण ही समझो, ठीक है, कि निबंध का विकास, कहानी, नाटक का जो है उपन्यास, इनके विकास से संबंधित तो मैं एक छोटे पॉइंटों पे आपकी क्लासेस देने वाला हूँ। क्योंकि ये अगर आप पढ़ लेते हैं रामचंद्र तिवारी को तो टीजीटी पीजीटी में भी काम आएगा और हिंदी साहित्य यूजीसी नेट तो आपका अच्छा ही जाएगा। और जिस फॉर्मेट में हम लोग पढ़ते हैं उसी फॉर्मेट में इसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं बेहतर तरीके से, हम लोग रामचंद्र तिवारी पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य के इतिहास की बुकों को हम लोग धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी पढ़ने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो आज हम इस पेपर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। स्थापना प्रकाशन, देखो ये जो पेपर आपके सामने है, ये प्रश्न तो हम कह सकते हैं बहुत ही नॉर्मल मान लो, बिल्कुल समझ लो कि एक हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने वाले हैं उस प्रकार का ये प्रश्न है। क्योंकि ये यूजीसी नेट का पेपर ही नहीं है, सब बच्चे जानते हैं कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 में पंडित जुगल किशोर ने कानपुर से किया था, ठीक। सरस्वती पत्रिका का देखो प्रकाशन, स्थापना और संपादन तीनों अलग अलग, ठीक है।
जो कि 1900 में जो किया था वो किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। ठीक है, इसी प्रकार के 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी आए थे, याद रखना। ओह सॉरी सॉरी, ये कहाँ लगा दिया, ये इसका है सरस्वती प्रकाशन। ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना ये देखो 1910 में हुई थी। और नागरिक प्रसारी सभा की स्थापना बच्चे बच्चे की जीवन जवान पर रटा हुआ 1893। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? एक, ऑप्शन नंबर एक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। चीप की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों में से कौन से संवाद सामनाथ की पत्नी के, आपको सामनाथ की पत्नी के संवाद बताने हैं कि इन्हें पिछवाड़े इनके सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक रहें कल आ जाए। आपको अगर ऐसे प्रश्न ज्यों को त्यों देखने हैं तो मेरे नोट्स जो मैंने दिए थे आपको कहानी की, उसमें जाके देखने, इन सब अच्छी तरीके से मैंने कलर करके आपको दिया था। ठीक है। हर बच्चे से कहूँगा कि नोट्स ज़रूर ले लें। अगर जो जो वो चाहे, अभी हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ अधूरा रह गया था उसको भी पूरा कराऊंगा, और वैचारिक पृष्ठभूमि, जहाँ बाकी कहानी, नाटक, निबंध और जो ये 3-4 यूनिट को मैंने बेहतरीन तरीके से लाइन बाय लाइन बढ़िया कलर करके आपको दिया है नोट्स के रूप में। और अगर किसी बच्चे को चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कर ले एक बार फिर से। देखो 97 21 56 58 75। ठीक है, इस नंबर पे संपर्क कर लें, आपको नोट्स मिल जाएंगे ये जो दिसंबर के लिए बहुत लाभकारी होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें प्रसंग है आपके सामने कि चीफ की दावत से दिए गए निम्नलिखित संवादों से जो है सामनाथ की पत्नी क्या है। सबसे पहला देखो कथन क्या है, इन्हें पिछवाड़े इनके सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक रहे कल आ जाए। बिल्कुल ये बात शुरुआत में जब माँ की व्यवस्था हो रही थी तो सामनाथ की पत्नी सामनाथ से कहती है, तो इन्हें कह देंगे अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। ये नहीं कहते हैं, ये सामनाथ खुद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कट गया। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीप को बुरा लगे तो सारा मज़ा जो है जाता रहेगा, ये भी सामनाथ का कथन है। वह कोई बढ़िया टप्पे सुना दे, 2 पत्रा नारा दे, ये भी सामनाथ का कथन है। वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो 7 बरामदा है लोग जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो ए और ई इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 2। ये नॉर्मल प्रश्न है, हम लोग कह सकते हैं कि ये कथन बहुत क्वेश्चन अच्छा जो है लेवल का प्रश्न है। जिसने कहानी पढ़ी होगी इसने अच्छा सही किया होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करना। एक चीज़ समझे इस बात को, सबसे पहली बात तो इस बात को हम कह सकते हैं कि देखो ये जो साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसे जो प्रश्न हैं, ठीक है, ये तो आपको रटे होने चाहिए क्योंकि ये रचना पुरस्कृत होती हैं, कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो इसका जो उत्तर है, ठीक है, 2 पंक्तियों के बीच मुझे चांद चाहिए आंगन के पार द्वार, टोकरी में दिगंत, कविता के रहे प्रतिपाल, हमको पता है नामवर सिंह की आंगन के पार द्वार आगे की रचना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या है इसका? 1, 491। इसका उत्तर क्या है? 1 सी, यानी सबसे पहले कौन आएगी? आंगन के पार द्वार जो आगे की है, और ई फिर आएगी कविता के नए प्रतिमान, फिर बी आएगी आगे जो है मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा के, और फिर है ए 2 पंक्तियों के बीच, फिर डी है टोकरी में दिगंत। ठीक है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। दलित आंदोलन में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? सत्य बताना। महात्मा फुले ने 1863 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, भैया नहीं, 1867 में प्रार्थना समाज की हुई थी। इसी 73-75 के समय में हुई थी। ठीक है, 1875 में तो नहीं हुई थी, फिलहाल 63 में नहीं हुई थी, इसको काट दो। 1913 में गुजरात विधानसभा ने दलितों के लिए सार्वजनिक विधान सुविधाओं और संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया, ये भी नहीं। ठीक है, और सी डॉक्टर अंबेडकर, देखो ये देखो डॉक्टर अंबेडकर ने के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का साथ जो है समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। डी है गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के नए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। याद रखना ये वही समय है जिसमें महात्मा गांधी से इनकी जो है मतभेद भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4। ठीक है,
अगला देखो, ये देखो प्रश्न अच्छा लेवल का प्रश्न है। ये सब रामचंद्र तिवारी में मिल जाएगा आपको जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो, चार चंद्रलेख कह रहा है, चार चंद्रलेख, ये समीक्षाओं से जो है करना है, ठीक है। समीक्षाओं से मिलान करना है। चार चंद्रलेख ये किसका है, इसकी किस पे समीक्षा लिखी है, दूसरों का नर्क, ठीक है। नहीं नहीं, एक टूटा दर्पण, चार चंद्रलेख, देखो 424 का चौथा, ऑप्शन नंबर 4 है इसका, ठीक है। चार चंद्रलेख है किसका, एक टूटा दर्पण देवी शंकर अवस्थी का। मैला आंचल ये B1 है, हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा नेमचंद्र जैन। अंधेरे बंद कमरे ये है हमारे दूसरों का नर्क श्रीकांत वर्मा। और झूठा सच ये कवि दृष्टि का भाव कौन नारायण। देखो ये बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है, आप लोग समझते हैं, ठीक है। ये समीक्षाओं से प्रश्न आया हुआ है। स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है। देखो, ऑप्शन नंबर 1 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 में ही नारी मताधिकार को वैधता प्रदान की। बी क्या है, 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए आयोग का गठन किया। तीसरा क्या है कि बेट्टी फ्राइडन द फेमिनिन मिस्टिक अमेरिका नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और डी है कि केट मिलेट की पुस्तक द फीमेल युवक स्त्री आंदोलन के लैंगिक पाठ है। ई है सुसान बेसनेट की पुस्तक जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स ने स्त्री आंदोलन की अतिवादी रूप दिया। देखो इस बार, अब जो अगले बार मैं जब पेपर सॉल्व करूँगा तो विद प्रूफ कहाँ से प्रश्न आए हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इस बार सिर्फ आंसर की के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, समय रहते हुए। देखो तो आप देखो 409 का है ऑप्शन नंबर 4 पूछा क्या था, सत्य कथन। चौथा यानी ऑप्शन नंबर सी और बी यानी बी और सी सही है इसका, कि 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए आयोग गठन किया, ठीक। सी के है बेट्टी फ्राइडन द फेमिनिन मिस्टिक अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। आत्मा का धरातल मनुष्य को ऊपर खींचता है और जैव धरातल का आकर्षण नीचे की ओर। यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किस कृति की भूमिका में लिखा, बताइए। अच्छा एक चीज़ समझ लो, ये अगर किसी ने पढ़ा हो कविता, जब उर्वशी पढ़ाई जा रही थी, प्रेम शंकर सर मेरे पढ़ा रहे थे, तो उर्वशी की भूमिका पढ़ाया था, वहाँ उसमें देखना जाके भूमिका में कथन मिलेगा, ठीक है। तो उर्वशी से है, याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 उर्वशी से है, ठीक है, उर्वशी से है। निम्नलिखित में से काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। परिमल, भारत भारती, अनामी परिमल, गीत है तुलसी, कुकुर कुकुरवड़ी मायो न भूलो, नई है रचना राधा गीत की, सांध्य काली निराला जैसी। ये सभी निराला की रचना क्रम से मैंने बोल दी। तो सबसे पहले इसमें परिमल, भारत भारती तो सबको पता है 1912 में आई थी। अकाल में सारस ये प्रयोगवाद की रचना है, ठीक है। और पहाड़ पर लालटेन ये भी बात की है। उर्वशी ये उससे पहले की है, तो हम कह सकते हैं 389, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बी सबसे पहले आएगा कौन, भारत भारती 1912, और उसके बाद है ए परिमल 1930 में होगी शायद परिमल, ठीक है। इससे भी निकाल सकते थे परिमल। अब फिर ए यानी उर्वशी, और फिर सी अकाल में सारस, पहाड़ पर लालटेन, क्योंकि ये मैंने कहा नई कविता के संदर्भ में ये रचना आई है। इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, समझ रहे हो किस लेवल का भौतिकवाद, ये सब कहाँ से पूछा है। कि मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूल निर्धारित तत्व है, ठीक। अब एक चीज़ समझ लो मेरी बात,
कि कार्ल मार्क्स, हमेशा सब लोग जानते हैं कि आर्थिक अमीरी गरीबी पे ही लेके वो बात करते हैं। उत्पादन के साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता है, बिल्कुल करता है भैया, काट दो इसको। द्वंदात्मक भौतिकवाद यह बतलाता है कि समाज की उत्पादक शक्तियाँ निरंतर स्थिर रहती हैं। और डी क्या है, मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये है मार्क्स के अनुसार सामंतवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है। बताइए इसका कौन सा उत्तर सही है। 410 का ई, क्वेश्चन नंबर 3 ए और डी। देखो वही मैंने कहा कि मार्क्स के अनुसार देखना है इसको, ठीक है। ये मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है। और डी क्या है, मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। बिल्कुल सही है, ए और डी इसका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। ये व्याकरण के प्रश्न हैं और व्याकरण में कांता प्रसाद गुरु को इन्होंने बना लिया है अपना, वहीं से हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। हर बार ये प्रश्न वहीं से बनता है, ठीक है। प्राप्तोदक 3, ठीक है। अभी इसको बताता हूँ। प्राप्तोदक ए का दूसरा तुल्य, दूसरा है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। वीरापाड़ व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। मारा मारी सी का चौथा व्यतिहार बहुव्रीहि समास। सचेत डी का तीसरा तुल्य योग बहुव्रीहि समास। अब ये समास भाई बहुत कठिन, बहुत गहराई से प्रश्न बना है, क्योंकि बीड़ा पाड़ ऐसे बोल दिए कि है भाई ठीक है, बीड़ा पाड़ में कौन सा समास है, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। व्याधिकरण समानाधिकरण तुल्य योग व्यतिहार, ये देखो थोड़ा लेवल का प्रश्न बन रहा है, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु से ही प्रश्न ये आए हैं। चलो ये देखो क्वेश्चन है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है भैया। असत्य। निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है, ये तो बात सही, लोकगीत से प्रेरित है, ठीक। भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति, ये कथन ज्यों का त्यों उसमें रखा हुआ, जाके देखो। निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया उसका नाम कृष्णा है, जाके मेरे नोट्सों में ऐसे ज्यों के त्यों प्रश्न मिलेंगे। यह विद्यानिवास मिश्र का पहला ललित निबंध है। देखो यही बात है, विद्यानिवास का है पर ये पहला नहीं है, ये पहला नहीं है, बस यही ये 4 चौथा नंबर ये गलत है। भारत समग्र विश्व और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह वितरण कर रही है। कि आप जाइए स्कंदगुप्त नाटक देखिए, और स्कंदगुप्त मेरे नोट्स जिनके पास भी होंगे, जाके प्रकरण 3 में देखना, और अंक 3 में देखना, और शायद वो दृश्य भी मुझे याद आ रहा है, तीसरा उसरा दृश्य है, उस दृश्य में देखना उसको। मैंने बढ़िया कलर किया है इस कथन को, और वसुंधरा शब्द को मैंने 2-3 बार समझाया था पढ़ाते वक्त, ठीक है। हमने कहा था कि वसुंधरा लड़की है, कोई धातु नहीं है, तो याद रखना कथन किसका है, ये धातु सिद्ध का है। मैंने ऐसे शब्दों को इसी प्रकार से ट्रिकों से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखो ये नहीं किसी को याद है तो मेरी क्लास उठाए, कौन से भारतीय काव्यशास्त्र की, उसमें मैंने इनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताया था कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसकी है, पद संघटना रीति, मैंने पद संघटना, काव्य संघटना, सब ध्वन्यालोक लोचन सब बताया था अच्छी तरीके से। देखो एक चीज़ समझो कौन सा सही है, एक से बना। शब्दार्थो सहितो काव्यम ये किसकी हो गई, भामा की। पद संघटना रीति बाद में। तो रस मीमांसा किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। ध्वन्यालोक लोचन किसकी है बच्चा, आनंद वर्धन की। पद संघटना रीति ये किसकी हो गई, अभिनव गुप्त की। अब आ जाओ ए का दूसरा, ठीक। बी का नहीं, ए का दूसरा नहीं, सॉरी ए का चौथा है बच्चा, ए का चौथा एक ही नंबर में है, ठीक है। ए का चौथा 418,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जैसे वीर क्रम से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है कि किस शीर्षक में अंतर्गत है। मार्मिक तथ्य, सभ्यता के आवरण और कविता, सौंदर्य, मनुष्यता की उच्च भूमि। बताइए। देखो, आप लोग जाके पढ़ना जब निबंध को, तो सौंदर्य में ये बात कही गई है 474। ठीक। सौंदर्य में कई प्रकरण में बांटे हैं, 13 प्रकरणों में बांटा है। उसमें जो सौंदर्य प्रकरण है उसमें एक कथन का, जैसे वीर क्रम से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध कविता क्या है कि उप शीर्षक में अंतर्गत में दी थी सौंदर्य। अगला कथन बहुत अच्छा कथन, प्रणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं। इसमें नहीं पूछा। देखो, प्रणार्थक क्रिया क्या होती है पहले यही समझ लो। व्याकरण में जब पढ़ाता हूँ तब तो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। अभी अगर किसी को व्याकरण पढ़ना है, मैं फिर कहता हूँ किसी को व्याकरण पढ़ना है, तो अभी 1:30 बजे से क्लास एक आएगी, वहाँ से मैं व्याकरण की क्लास लाइव लेने वाला हूँ स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है। हालांकि आज तो आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो कि मेरी क्लास हो चुकी होगी, पर हर डेली 1:30 बजे याद रखना है। कितने बजे? 1:30 बजे व्याकरण की क्लास होती है जीएस फ्रॉम ऑफिशियल, जो जहाँ पे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ लखनऊ में, ठीक है। तो व्याकरण, हालांकि वो बैच तो यूपीएससी का होगा, पर व्याकरण आपकी बहुत अच्छी होगी, उसमें काम की होगी, तो हो सके तो आप लोग पढ़ लें, ठीक है। चलो, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब किसी से प्रेरणा मिलती है काम करने की, सीधी सी बात। प्रेरणा ऐसे समझो कि आप कोई काम करना कोई काम करवाना है आपको, आप ना करें, दूसरों से वो काम करवाएं, उसी को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण के तौर पे लड़कियां सब सुन रही होंगी, लड़के भी सुन रहे होंगे। लड़कियां खास करके इस बात को याद करें, ये यूजीसी नेट के हैं बच्चे, लड़कियां याद करें, जब घर में चाय बननी होती है तो मम्मी कहती है बिटिया चाय बना लो, ठीक है। तो मम्मी ने काम खुद नहीं किया, चाय बनाने का काम किसने किया? बिटिया ने किया। इसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, जो है क्रिया। यानी जब कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों से कार्य जब करवाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखते हो इसमें क्या है, अब इसमें देखते हैं क्या है कि माँ बच्चे को खिलाती है, माँ बच्चे को खिलाती है। दूसरा, पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, एक बात। तीसरा, आइसक्रीम देखते ही बच्चे उन पर टूट पड़ते हैं, ये तो खैर गलत है, ये समझो। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, ये तो बिल्कुल सही है। देखो, एक ये भी सही है और दूसरा भी सही है। इसमें माँ बच्चे को खिलाती है, माँ स्वयं करता इसमें कार्य कर रहा है, ठीक। तो इसमें देखो, सबसे पहले बात, इसमें आपत्ति दर्ज होनी चाहिए इस प्रश्न में, क्योंकि इसमें 2 उदाहरण नहीं मुझे ठीक लग रहे हैं। एक माँ बच्चे को खिलाती है और एक क्या नाम है, आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। ये तो ठीक है, ये तो इसने भी आयोग ने भी माना है, पर माँ बच्चे को खिलाती है ये नहीं। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। इस पर आपत्ति दर्ज होनी चाहिए इस प्रश्न में, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया यही होती है। इसी प्रकार से ना पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, पिताजी खुद ना पढ़ के अध्यापक से पढ़वा रहे हैं, ठीक है। ये होगी प्रेरणार्थक क्रिया। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, तो कपड़ा सिलवाया किसने? सिला किसने होगा? दर्जी, खुद ने नहीं सिलाया, ये बात। माँ बच्चे को खिलाती, इसमें देखो सीधी सी बात ये है, कर्ता और कर्ता स्वयं कार्य करता है, ठीक है। बालदेव ने बावन दास की गांधी जी वाली चिट्ठियों वाला बस्ता क्यों जला दिया? ताकि बावन दास मिनिस्टर ना बन जाए, ताकि बावन दास गाँव का मुखिया ना बन जाए, ताकि बावन दास लक्ष्मी के चित्त से उतर जाए, ताकि गांगुली जी उससे सवाल जवाब ना कर सके, ठीक है। 372 नंबर 1, ठीक है। ये बता रहे हैं क्यों करवाता है, ऑप्शन नंबर 1 पे बात हो रही है, ठीक है। 372 का एक है, हाँ।
ताकि बावनदास मिनिस्टर ना बन जाए। अब देखो ये ऐसा प्रश्न तो मुझे नहीं मिला था, इस पे भी देखने लायक बात है। चलो अभी सिर्फ मैं आंसर की के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको जो है इसको व्याख्या के साथ पढ़ाऊंगा इस बात का। अब देखो, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, संज्ञा से विशेषण, व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा। एक चीज याद रखना, ये विशेषण और विशेष्य। जातिवाचक क्या होती है पहले ये समझ लो। जातिवाचक होता है कि संपूर्ण देश में, जैसे मैंने कहा भैंस, तो मैंने भैंस या मैंने कहा गाय। अब गाय मैंने नाम लिया तो गाय मैंने दुनिया में जितनी गाय हैं सबकी बात कर दी, ये जातिवाचक है। मैंने कहा मनुष्य, तो मनुष्य मैंने पूरी दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबकी बात कर दी, ये है जातिवाचक। और जैसे मैंने नाम ले लिया कि राजू, ये है व्यक्तिवाचक, क्योंकि मैंने पर्सनल एक नाम दे दिया। नदी कहने से संपूर्ण नदियों का बोध होता है, वो जातिवाचक है। और जैसे मैंने बोल दिया गंगा नदी, वो क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होती है। विशेषण, जब कर्ता कर्म की जो विशेषता बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं, विशेषण। उदाहरण के तौर पे हमने कहा सुंदर, सुंदर बालक, बालक नाम कहा तो बालक कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर उसकी विशेषता है, ठीक। तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, सबके मैं बता रहा हूँ। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाव जो अदृश्य रूप में होते हैं, यानी जो दिखते हैं। मैंने कहा हरियाली, हरियाली कभी किसी को दिखती है, नहीं, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और संज्ञा, संज्ञा एक दुनिया में जितने भी नाम हैं, ठीक है, उसी के अंदर जाति व्यक्ति आती है, तो उसी को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आप समझे कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, इस बात को आप समझना। मुनि क्या है, जातिवाचक है। मुनि से बना मौन, मौन किसी को दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। मुनि किसी को दिखता है, नहीं दिखता है, हाँ, ठीक है। जातिवाचक से भाववाचक, मुनि किसी को दिखता है, नहीं दिखता है, तो मुनि से हो गया मौन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ये रहा विशेषण, और उससे से बन गया भाववाचक संज्ञा। रक्त, ब्लड, ठीक है, ये क्या है, विशेषण, उससे बन गई भाववाचक संज्ञा रक्तिमा। संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण बन गया कुरु, कुरु संज्ञा है, उससे बन गया कौरव। व्यक्तिवाचक से राष्ट्र, और उससे बन गया राष्ट्रीय अपत्यवाचक, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हुआ। देखो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, और जातिवाचक से भाव यानी ए का तीसरा, ठीक। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बी का चौथा, ठीक है। संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण बनेगा तुम्हारा राष्ट्र से राष्ट्रीय, हाँ। व्यक्तिवाचक से ये कुरवंश से था, उसे कौरव बन गया, ठीक है। ये थोड़ा ये विशेषण इसमें टफ दे दिया है। वाह क्या अच्छी पंक्ति है ये। अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झिकझिक परत जेह चितवत एक बार। और एक दोहा किस कृति में संकलित, देखो रसलीन की पंक्ति सब लोग जानते हैं, और ये रचना किसकी है, अंग दर्पण, ठीक है। किसकी हो गई, अंग दर्पण से पंक्ति है। जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकला चूक, बाल न बांका कर सके शासन की पंक्ति। तो ये तो किसकी हो गई पंक्ति, नागार्जुन की पंक्ति, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। एक आ चौथा, एक आ चौथा 2 में मिल गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंध सूज पर धरा वधु अवतनिक संकुचित बैठी सी, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें तेरा सा। चमकते हैं खड़े हथियार उसके, दूर तक आंखें चलकती है नुकली तीज पत्थर सी। नागार्जुन किसकी है, कहाँ के, मुक्तिबोध, डी का दूसरा। तो डी का दूसरा किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। और ए का चौथा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो ए का जली ठुट पर ये हो गया, और बी सिंधु सेज पर धरा वधु, बी का तीसरा जयशंकर प्रसाद की। सिंधु सेज पर धरा वधु, याद रखना कामायनी से शायद पंक्ति है।
जो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और सी का वन, ऐसा तेरा लोक वेदना, ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है, ठीक है। तो याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तमस से निम्नलिखित से संबंधित निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य है? तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी हुई भीष्म साहिनी की स्मृतियों के आधार पर हुई थी। ए। बी। तमस की ज्यादातर घटनाएं और उनसे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। इस उपन्यास में नत्थू और उसकी पत्नी दोनों वास्तविक पात्र हैं। डी। अंग्रेज अधिकारी रिचर्ड फसाद रुकवाने का हर संभव प्रयास करता है। अब डी वाला तो बिल्कुल गलत है भैया। डी जहाँ जहाँ मिले काट दो, ये करेंगे। तमस प्रथम विश्व युद्ध के समय की कथा है। तमस 1973 में लिखी गई थी, पर कथा शायद 1946 के समय की है, और प्रथम विश्व युद्ध शायद 1918 में हुआ था। तो ई भी नहीं हो सकता ना, ई भी नहीं होना चाहिए भैया। तो इसमें ए बी सी या फिर ए और बी देख लेते हैं। 405, हाँ 405 एक, हाँ एक है इसका उत्तर। 405 का एक, यानी वही। तमस की रचना रावलपिंडी शहर से जुड़ी भीष्म साहिनी की स्मृतियों के आधार पर हुई। बी। तमस की ज्यादातर घटनाएं और उससे जुड़े चरित्र वास्तविक हैं। याद रखना ए और बी सही, बाकी सब असत्य हैं। भाषा की विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? भाषा पैतृक संपत्ति, संपदा नहीं संपत्ति है। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। सी। भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। प्रत्येक भाषा की भाषा सब शुद्धियाँ इसमें लग रही। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक संरचना समान होती है। समान तो नहीं होती है भैया, प्रत्येक भाषा की सबकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, तो ई वाला तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब देख लो उसमें तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ठीक है। हाँ भाषा है पैतृक, इसकी भाषा ये भी है पैतृक संपत्ति होती है कि हम लोग बोलना तो माँ जो है माता पिता से ही सीखते हैं, पर क्या बोलना है वो सब समाज से सीखते हैं। तो ए भी इसका उत्तर एक है। ए और सी हो सकता है। 412, 412 का तीसरा।
निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आदिवासी विमर्श से संबंधित हैं? बहुत अच्छी बात। हमको आदिवासी से संबंधित बताने। जंगली फूल, नगाड़े की तरह बजते शब्द, मन मांझने की जरूरत, मन मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ, प्रेमथ्यु गाथा। बहुत ही अच्छी आदिवासी विमर्श की रचना हमको देखना है। 414 का 4। ठीक है, उत्तर नंबर ए और बी और डी। ठीक है, जंगली फूल, बी नगाड़े की तरह बजते शब्द और डी प्रेमिथ्यु ये मन मरंगा मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। ये रचना आदिवासी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। काव्य भाषा का सिद्धांत, अभिव्यंजना, उदात्त का सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत। सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। इसमें सबसे पहले आएगा विरेचन का सिद्धांत, क्योंकि वो किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी एक ही में है। देखो हमको मिल गया। ठीक है, यही होगा ना। 392 का तीसरा है, तब तीसरा वो भाई डी जाएगा। अच्छा, डी 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 क्यों? क्योंकि विरेचन डी पे है। अच्छा, मैंने उसको देखा नहीं। ठीक, विरेचन किसका था? अरस्तु का था ना, तो ये डी वाला। फिर सी फिर उदात्ता का सिद्धांत, ये किसका था? उदात्त का सिद्धांत। फिर ए काव्य भाषा का सिद्धांत, फिर बी अभिव्यंजना का सिद्धांत, सब पढ़ा है। फिर ए मौलिक सिद्धांत। इसको जाके गौर से पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। कीर्ति के द्वारा सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह कथन भारत के किस निबंध से लिया गया? भारतवर्ष नीति कैसे हो सकती है? दिल्ली दरबार दर्पण, सरयू पार की यात्रा, स्त्री सेवा पद्धति। ये किसके? दिल्ली दरबार दर्पण की होनी चाहिए ना बच्चा। दिल्ली दरबार दर्पण से है। ठीक है, ये कथन। आगे बढ़ते हैं। हिंदी निबंध के संदर्भित निम्नलिखित में से मंतव्यों में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता। निबंध के विभिन्न रूपकारों का विकास विशेष ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। संसार की हर बात और सब बातों में संबंध है। अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ठीक है, फिर डी क्या है? तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से संबंध। निबंध लेखक की भिन्नता इस बात से भी निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए। बहुत लंबा कथन दिया है। निबंध में गद्य माध्यम मात्र नहीं रहता, वरन एक विशेष रचना सौष्ठव लेकर आता है। सही उत्तर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 399 का चौथा। ए, सी और डी इसके उत्तर सही। ए, सी और डी। पृथ्वीराज आश्रय के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है? इसमें बता रहा है नहीं। 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। 2525 पृष्ठ तो हैं। मुख्य छंद कवित्व, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। बिल्कुल सही है, ये भी सही होना चाहिए। 69 समय सर के अध्याय, ये भी सही है। डी क्या है? पृथ्वीराज राजस्व के चंद्रप्रदायी के पुत्र कल्हड़ की जल्हड़ थे। पंडित गौरीशंकर हेराचंद ओझा राजस्व वर्णित घटनाओं समूहों को भाटों की कल्पना नहीं मानते हैं। अच्छा, रुको इसका तो कल्हड़ होना चाहिए भाई। 413 का 4। हाँ, डी और ई। देखो मिल गया, डी और ई। ठीक है, वही काम ना कि पृथ्वीराज राजस्व चंद्रप्रदायी के पुत्र कल्हड़ ने जल्हड़ ने और पंडित गौरी सिंह हेराचंद ओझा राजस्व वर्णित घटनाओं तथा शब्दों को भाटों कल्पना नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका डी और ई गलत है, क्योंकि असत्य पूछा था। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। निक्षेप का कथन है। मैंने अच्छे तरीके से इसको अंडरलाइन भी किया था। ठीक है, पद्मावत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निम्नलिखित टिप्पणियों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईश्वर न्याय, ये देखो बहुत बड़ा प्रश्न है। 393 का हमारा उत्तर होना चाहिए चौथा, डी। यानी सबसे पहले जायसी के 2 ग्रंथ अपेक्षा इसकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इस प्रकार से इसको क्रम में लगा लेना। ठीक है,
मानस का हंस आमुख के अनुसार इस उपन्यास को लिखने से पहले नागरिक निम्नलिखित में से किस रचना को खास तौर पर पढ़ा? इन्होंने बताया था विनय पत्रिका को मैंने शायद खास तौर से पढ़ा। ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। 364 का 3, हाँ, विनय पत्रिका उन्होंने कहा था कि मैंने विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं? एक नार पिया को भाली तन बाको सगरा जो पंख। देखो इसमें एक नार ने अचरज किया, 7 पाँच पिंजरे में थे। ये तो है भाई। ऑप्शन नंबर सी तो सब में है। ये वाली तो फिर ये भी सही है। चाम मास वाक्य नहीं देख, हाण मास में वाक्य छे, तो सी ये हो गया। अब ए और बी में देखना। सुन सेज पिया सलाई रे पिए बिन उधर मोहियाज। नहीं, ए हो सकता है ए सी ई। 415 का तीसरा। ठीक है, हाँ, ए सी ई है। ए सी ई। ठीक है। भीख मांगे तुम जो भीख मंगे की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वही 4 पैसे पाएंगे, हमको विश्वास है धनिया का कदम। 363 का 2, क्योंकि धनिया ही ऐसा ही बहुत उटक नाटक बोलती है। मैं आपको गोदान पढ़ाऊँ? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं संपूर्णतः गोदान को पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट करके बताना है, लिखना है कि सर आप गोदान को संपूर्णतः पढ़ा दीजिए। संपूर्ण लाइन बाय लाइन आपको अच्छी तरीके से जैसे बोलता है उस प्रकार से बोलने की कोशिश करूँगा। धनिया जो कहती है बिल्कुल उस प्रकार से आपको पढ़ाऊँगा। बस आपके कम से कम कमेंट अच्छे होने चाहिए कि बताओगे तभी मैं पढ़ाऊँगा, वैसे नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, धनिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है? बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व बुद्धिवाद है। हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व राष्ट्रवाद है, 1857 की स्थापना, यह स्वाधीनता संग्राम। महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सारतत्व ब्रिटिश राज विरोध है। तमिल भाई बहुत ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 404 का 1। ठीक है भैया, ए और बी इसका उत्तर सही है। ठीक है, देख लो। बाकी इनको व्याख्या में कराऊंगा बाद में। हिंदुस्तानी ग्रामर संबंधित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य? 403 का दूसरा भैया उत्तर सही है। इसका याद रखना, दूसरा सही है। ए और सी। हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जेसवा केटलर द्वारा रचित भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है। और सी, यह पुस्तक देवनागरी में लिखी गई है। बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तानी ग्रामर के बाद में आपको दृष्टि में भी ये पुस्तक मिल जाएगी। 403 का दूसरा। ठीक है, देखो अब इसमें कहाँ गया, समझ रहे इस बात को कि कहत नटत रे झत खीजत, मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। कि भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। तो इससे पंक्ति को जोड़ लीजिए, ये तो बिहारी की है ही है। तो सी का दूसरा किस में मिल रहा है? सी का दूसरा 2 में मिल रहा है। ठीक है। दह दुल्हिया के बढ़े, कानन चारी नैन मृग, भरे भवन में करत हैं चितवन रुखे द्रगन की। ठीक है, देखो अच्छा प्रश्न है। 419 का चौथा उत्तर नंबर इसका कौन सा है भैया? चौथा। तो देह दुल्हिया के बड़े, एक ये चौथा यानी किसकी पंक्ति है? नागर नरनु शिकार। बी का तीसरा कानन चारी नयन मृग। बी का तीसरा ज्यो ज्यो जोड़। ये तो हमारी है ही है। इससे अचितवन रूखे दृगन की हंसी बिन मुस्कान। ठीक है, ये हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ध्वनियों का सबसे प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। सही है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। बिल्कुल अबाध गति से, भी कोई बाधा नहीं मिलती है, कोई बाधा नहीं लगती है स्वरों को निकलने में। ठीक है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। बिल्कुल सही बात है। जो दीर्घ स्वर कुछ ह्रस्व हो उसे प्लुस्वर कहते हैं। देखो ये बात बहुत
ये बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने गलत किया है। ठीक है, क्यों गलत किया है इसका मैं बहुत अच्छे तरीके से अभी आपको उदाहरण समझाता हूँ। ठीक है, समझो थोड़ा कि स्वर जानते हो आपको, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर, एक होते हैं प्लुत स्वर, ये तीनों स्वर हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर से जो दीर्घ स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा। जैसे छोटा आ ह्रस्व स्वर है, बड़ा आ दीर्घ स्वर है। ठीक है, और जो प्लुत स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर से 4 गुना समय लें और दीर्घ स्वर से दुगना समय लें, उसको कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे हम बोलते हैं ओम, ये प्लुत स्वर है। और उन्होंने कहा कि जो दीर्घ से कुछ ह्रस्व हो उससे प्लुत स्वर कहते हैं। अरे यार, दीर्घ से कम प्लुत स्वर कहाँ हो सकते हैं, दीर्घ से बड़े होते हैं प्लुत स्वर। तो इसीलिए चौथा नंबर इसको काट दो। मैंने व्याकरण आपको अच्छी तरीके से पढ़ानी है, देख लेना। ठीक है, बीजक में संकलित रोमानियाँ किस छंद में लिखी गई है? तो चौपाई में, सब लोग जानते होंगे शायद, चौपाई में है ना। कंफ्यूज ना होने चाहिए भाई। 356 का तीसरा, मैंने आपको आंसर की से मिला रहा हूँ, इतना याद रखना। ठीक है, ताकि आप ये ना सोचें कि गलत भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्दैया आत्मकथा को तुलसी राम ने विभिन्न उपसर्गों में विभाजित किया, उनको उपशीर्षक सही क्रम किया। मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, भुतनिया नागिन, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास। ठीक है, तो याद रखना ये कहाँ गया, भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये तो सबसे पहले नंबर पर बी होना चाहिए। ठीक है, और फिर मुर्दैया था गिद्ध लोग के नहीं, भुतनिया नागिन, मुर्दैया था स्कूली जीवन, बी के बाद डी होना चाहिए। मैं कहाँ लिख दिया, बी के बाद डी, ऑप्शन नंबर तीसरा होना चाहिए। ठीक है, 384 का 3, हाँ, बी और डी सब लोग जानते हैं, हर एक बच्चे की जबान पर रटा हुआ है। ठीक है, चलो। हसेरी, डोल डाल, कमसल, दामुल। देखो इसमें से दामुल हौस तो कितनी बार ही प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। दामुल हौस क्या था? आजीवन कारावास। डी का तीसरा नहीं मिलेगा, हमको मालूम था नहीं मिलेगा। ठीक है, हसेरी, डम्मी कैंडिडेट, नित्य क्रिया, डोल डाल, कमसल, अब ये से शब्दों थोड़ा टफ तो खैर है। ठीक है, एक एक सब पूछ रहा है। 431 का तीसरा। ठीक है, यानी ए का चौथा। हसेरी क्या है? बलवा करने वाला दल। डोल डाल क्या है? वो चौथा है। 431 का तीसरा, हाँ ठीक है। डोल डाल क्या है? दूसरा। नित्य क्रिया। ठीक है, और जो बच गया कमसल क्या है? वो डम्मी कैंडिडेट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तराधुनिकतावाद से संबंधित? मैंने कहा था आपसे उत्तराधुनिकतावाद पढ़ के देना। उत्तराधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है। उत्तराधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है। इसमें जो समतावादी सार्वभौमिक जो है सत्यों का नकार है। उत्तराधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है, उसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है, बताइए। सही उत्तर का चुनाव करना है। चार से 11 का 4 उत्तर सही है, ए, सी और ई। ए, सी और ई, यानी एक इसका कौन सा सही है? उत्तराधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है। सी, इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों को नकार कर दिया गया है। ई क्या है? आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है इसमें। ठीक है, चलो देखो। अध्यक्ष उपाध्याय, हरिओद रचना, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक, प्रहलाद, प्रद्युम्न विजय, दमयंती स्वयंवर, अमर सिंह राठौर। मिलाइए कौन सा इसका उत्तर है? तो राधाचरण देखो, दूसरा प्रद्युम्न विजय। प्रद्युम्न विजय किसकी? हरिओद की है। लाला श्रीनिवास दास की कौन सी है? ठीक है, बी का 1 प्रहलाद चरित। राधाचरण गोस्वामी का सी का चौथा कौन सा हो गया? अमर सिंह राठौर। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी हो गई? दमयंती स्वयंवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित शिव शंभू की चिट्ठों का सही क्रम क्या है? बनाम लॉर्ड कर्जन, बंग विच्छेद, वायसराय का कर्तव्य, सर सैयद अहमद का खत, लॉर्ड मंटो का स्वागत। देखो सर सैयद अहमद का खत, ये तो बात क्या है, खत वगैरह वाले। डी जिसमें हो तो सबसे पहले ए, बनाम लॉर्ड कर्जन, तो
ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए 2। ठीक है, हाँ 386 ऑप्शन नंबर 2 मैंने कहा था। ठीक है, सबसे पहले बनाम लॉर्ड कर्जन, फिर सी वायसराय का कर्तव्य, फिर बी बंग विच्छेद, फिर ई लॉर्ड मंटो का स्वागत, क्योंकि खत सबसे बाद में आए हैं, चिट्ठी खत सब बाद में आए थे। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा कथन एक असत्य है, पूछा है असत्य। यह शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। देखो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी बात की है। ठीक है, आवारा मसीहा के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1974 में हुआ। मानस का हंस कब आया था, वो आवारा मसीहा कब आया था, 74 में आया था। हाँ, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा की लेखन में 14 वर्ष लगे थे। पर्वों का क्रम दिशा की खोज, दिशाहारा दिशांत है, खोज हार दिशांत भी सही है। कहाँ पे गलती है, 14 वर्ष की 12 वर्ष लगे थे। प्रथम संस्करण 376 का 4। अच्छा दिशाहारा, अच्छा पहले है दिशाहारा, फिर है दिशा की खोज, फिर है दिशांत। थोड़ा क्रम उल्टा दिया, मुझे याद आ गया। पहले है दिशाहारा, फिर दिशा की खोज, फिर दिशांत। ठीक है, इसीलिए चौथा गलत, बाकी सही है। देखो कितना नॉर्मल प्रश्न था। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखो असत्य पूछ रहा बच्चा। इसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, बिल्कुल भूमिका जवाहरलाल नेहरू लिखा है। तीसरे अध्याय का शीर्षक भारतीय संस्कृति और यूरोप है, शायद। पुस्तक का समर्पण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर भी सही है। पहला संस्करण 1956 में प्रकाशित हुआ था। नहीं 56 में हुआ था, 46 में हुआ था, 56 में हुआ था। 69 में 59 में तो इसको साहित्य अकादमी मिला था। तो मुझे दूसरा वाला लग रहा है, 377 बिल्कुल सही। शायद यूरोप वाला नहीं है, ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है। मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के फिजिको एनालिसिस का हिंदी पर गया है। फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है। फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी प्रयोजन होता है। एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं जितना अहम का है। युंग ने इड, फिर क्या है ईगो और सुपर ईगो की, हाँ सुपर ईगो। देखो ये सुपर ईगो की शायद एक बार कल्पना पहले भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, पहले भी पूछी जा चुकी है बच्चा। 407 नंबर का तीसरा, ए सी और डी मैंने कहा था, पर इनकी नहीं, ए और सी संबंधित है, ए सी और डी सही है। ठीक है, कहाँ से ये पाया जाता है। यह शाश्वत देश तुम्हारा तुम हो रानी, इस ईड़ा को संबंधित पंक्ति कामिनी के सर्ग में किसने कही है। स्वप्न सर्ग में मनु ने, स्वप्न सर्ग में श्रद्धा ने, संघर्ष सर्ग में श्रद्धा ने, संघर्ष सर्ग में मनु ने। बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 358 का चौथा, संघर्ष में कहा था, मनु ने कहा था संघर्ष। शब्द को चिंता, आशा, श्रद्धा से, काम, वासना, लज्जा से, ये सब सर्ग हमारे में जो लगे नहीं वो भी पूछ रहा है। देखो ये हाल है। नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के जो है जो कवि है। प्रयाग कीरत कुंवर केदारा अवधेश, तो ये मैंने अच्छी तरीके से गाया है, सबको को क्रम से बताया था। भवानी शकुंतला हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्म वीरा। पहले सप्तक के कवि होंगे, नहीं दूसरे के, और पहले के तो ये होंगे शायद तीसरे या चौथे के। ठीक है, पहले दूसरे के तो ये है नहीं। 355 चौथा मैंने कहा था ना भैया, प्रयाग कीरत कुंवर केदारा। ठीक है, श्री अवधेश, हाँ नंद किशोर, आप याद आ गया, चौथा सप्तक है। ठीक है, पीयूष कहो संदेश है भौरा है काग। बहुत अच्छी मलिक मोहम्मद जैसी पंक्ति है। ठीक है, एक बहुत अच्छी भाई, नागमती वियोग खंड पढ़ना ये सबको 353। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी। आगे की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन अनुसार के पहले से बात की क्रम हैं। ग्रेंग्रीन, जयदोल, हेलीवेन बतके, कलाकार की मुक्ति, पत्रिका 1937 में। सब लोगों से मैंने कहा था कि लेखक से संबंधित रचना जरूर पढ़ लिया करो,
तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, फिर कहते हो पेपर आउट हो गया है। 387 का 1, ठीक है, 387 का 1 सबसे पहले ई जो पत्रिका 1937 में आई थी, वहीं से सब लोग निकालना है इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने किया था? आनंद कादम्बरी, बिल्कुल सब लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा है, 347 का 4, ठीक है। ये भी प्रश्न नॉर्मल ही था। सिक्का बदल गया कहानी का पात्र नहीं, शेरे, दाऊद खां, साहनी, ददन मियाँ नहीं है भैया, बाकी सब पात्र हैं, ठीक है। 380 का चौथा, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित काव्य आंदोलनों को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो एक चीज़ सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले आया प्रगतिवाद, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, पहले नंबर पे इसको दे दो। फिर आया उसके बाद प्रयोग, प्रगतिवाद के बाद आया था हालावाद, है ना। फिर आएगा बी, देखो पहले नंबर पे आएगा सी, कहाँ गया भैया, पहले आएगा हालावाद, हाँ द्विवेदी युग के बाद ही हालावाद है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के आसपास में इन्होंने थे, ठीक है। तो बी से ही शुरुआत होगी, बी से ही शुरुआत होगी। सबसे पहले आएगी बी, फिर आएगा सी प्रगतिवाद, फिर आएगा प्रयोगवाद बी सी डी, फिर आएगी नई कविता ए, फिर आएगी कविता ई, यही होगा बी सी डी ए ई, ऑप्शन नंबर 2, 397 का 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों के केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्त महिला साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी? सारे रचना काल, केवल बस आदि मध्य पूर्व, देखो रामचंद्र शुक्ल को लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 344 का 1 बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल भूमिका में ही कहते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 वाले में मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ाया। निम्नलिखित में से क्यों बंद हो रहा भाई? लेकिन उनसे कौन सी पंक्तियां प्रतापनारायण मिश्र के निबंध शिवमूर्ति से संबंधित हैं, ये बता रहा है, ठीक है। 400, ठीक है, 400 का 1, ठीक है। उत्तर नंबर है भैया इसका 1, सी और ई, सी और ई, सी और ई। देखो कौन, उनके साथ जिस प्रकार के जितना संबंध हम रख सके उतना ही हमारे मन बुद्धि शरीर संसार पर परमार्थ के लिए मंगल है, ठीक है। और ई है हमारा कौन, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनमें सारा दृढ़। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको हल कराया भैया, जो कि जिसको पढ़ना हो पढ़ लगे, नोट्स ले ले, और मैंने क्लासें भी करवाई है इसी चैनल पे, अच्छे तरीके से करना, ठीक है। किस विचारक का संबंधी रूसी रूपवाद से नहीं है? एफ और लेविस, मतलब लेविस मेरे साथ नहीं है। 360 का 1, हाँ लेविस नहीं है, लेविस बहुत लास्ट के, ठीक है। आल्हा मैंने बनाया है, तो बहुत अच्छे तरीके से जाके पढ़ा। ओहो, मैदान, वीथी, किताब खाना, शमशान। देखो 5वां अंक हमारा कौन सा है? किताब खाना, ठीक है। तो डी का तीसरा किसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। सबसे पहले है वीथी, तो पहला अंक हो गया वीथी का, ठीक। तो पहले का दूसरा किसमें मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब लोग जानते हैं 432 का 2, ठीक है, मिला लेना इसमें। नागरिक प्रचारणी सभा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत नहीं है। संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना 1893 सही है। अच्छा, इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर दास जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है, ठीक। इसके प्रथम सभापति भारतेंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास हुए। ऐसा नागरिक प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों को लेखों के अतिरिक्त भी कहीं भी कविताएं नहीं मिलती हैं। 350, ठीक है, 350 का चौथा ही गलत है भैया, ठीक है, ये नहीं है इनका, बाकी सही है। निम्नलिखित में से किस नाटक में झंडा ऊंचा रहे? हमारा था रघुपति राघव राजा राम का सृजनात्मक व्यंग। ये सब लोग पूछ रहे थे, देखो इसमें ये प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारे रघुपति राघव राजा राम, ऐसा व्यंग अर्थ किस में आया है? तो सबको पता है बकरी नाटक में 1974 में लिखी गई, तो सबको पता अच्छी तरीके से,
ठीक है, ठीक, 365 बकरी, ठीक। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, राहुल संकीर्तन, प्रबोध चंद बागची, डॉक्टर मोहम्मद शरीफ। अब देखो एक चीज़ समझ रहे हो इसको, वो रचनाकार रचना से संबंधित है, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानो दोहा, है ना, प्रबोध चंद्र बागची, दोहा बागची, ठीक है। 429 का 3, 429 का तीसरा, एक का चौथा। देखो ये देखो, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने संपादन किया था बौद्ध गानो दोहा का, ठीक है। और प्रबोध चंद्र बागची ने किया था किसका, दोहा कोश का। राहुल सांकृत्यायन ने किया था, ठीक है, किसका, हिंदी काव्यधारा, बहुत रचना हिंदी काव्यधारा है। और फिर आते हैं डॉक्टर मोहम्मद सैदुल्ला, ये लेसा मिस्तोद, ये भी आराम से लगाई जा सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं। अंधेर लगी नाटक के अंकों का सही क्रम क्या है? मैंने कहा था कि बीबी जंगल में राज करे, बीबी जंगल में राज करे, अरुण शमशान में। बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी मैंने इसको पढ़ाते वक्त, शमशान में, बस इसी से निकाल सकते हो। बाह्य प्रांत बाजार, तो पहले आएगा बाह्य प्रांत, इसमें कहिए ना, हाँ बाह्य, ई जहाँ भी मिल जाए, फिर बाजार, तो ई और ए कहाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर इसमें मिल गया। फिर जंगल, फिर कौन सा आ जाएगा, बी जंगल, फिर सी राज्यसभा, राज्य करते हैं, फिर अरुण अरण, फिर डी है ही नहीं, ठीक है। चलो, तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट है उनका बड़ा बाजार है। ये काव्य पंक्तियां भारत भारती कलम के किस भाग से हैं? दारिद्र, दुर्भिक्ष, व्यापार, कृषि प्रश्न। ये शायद किसी में बहुत कठिन प्रश्न आ गया भैया। 354 का चौथा, हाँ, कृषि और प्रसंग लग ही रहा था मुझे भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस बीसों दफ्तरों में जाता है। ये देखो सीधी बात है, नारद और साहब के बीच में जाता है भोला राम का जीव, ठीक है, सबको पता है। 378 का तीसरा। भैया जिसने सिलेबस सही से पढ़ा है उसका अच्छा पेपर जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेवल है, ऊपर लेवल है, पिछले की लंबे तुलना में थोड़ा लंबा है, पर हाँ अगर सिलेबस को सही ढंग से पढ़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किसने कहा है कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती। देखो सबको लगता होगा किसी और, पर रामचंद्र शुक्ल का ही कथन देखो, ठीक है। अच्छे तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना। अच्छा देख लेता हूँ, 361 का तीसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो मैंने क्वेश्चन आईडी से मिला रहा हूँ, यहाँ से मत करना 132 से। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया और भय ने उसे समाज का रूप दे दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपयुक्त शेखर एक जूनी, ये तो शायद पहले भी कविता पूछ ली गई थी ना, कविता भी पूछी गई थी आप लोग। 370 का एक, उषा और ईश्वर से ऊब प्रति, ठीक है। ऊब प्रकृति पुरुष, तो मैंने बताया था सबसे पहले ही भाग में है, मैंने पढ़ाया था अभी तो इसका शायद नहीं, इस अच्छा उपन्यास मैंने कहाँ पढ़ाया इसका, ठीक है। महिलांचल के अनुसार मैरीगंज गांव से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मैरीगंज का नाम अंग्रेजी अधिकारी ने अपनी बहन के नाम पर रखा था, भैया सत्य है, बिल्कुल इसको सत्य काट दो, ठीक है। ए जहाँ मिले इसको काट दो, ये दोनों उत्तर गलत हैं। अब सी और डी और सी और ए, तो सी इसका तो उत्तर सही है। गाँव में 3 प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। अब देखना है डी को। उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति है। अच्छा एक है, गाँव के अन्य जात के लोगों का अपना पृथक दल है। हाँ शायद सी और ए होना चाहिए। 406 का तीसरा, सी और डी है भैया, ठीक है। हाँ उपन्यास के अनुसार ब्राह्मण लोग तृतीय शक्ति, सी और डी। ठाकुर मतिराम घनानंद बोधा, रैन दिना गुट भो करे प्राण झरे, दुखिया खिया झरनासी, अतछीन मरनाल के तारते हैं ते ऊपर पाँव दयावनो है, तलवार की धार पे धावनो है, हम तो पर नार भई सो भई, तुम तो सुधरो सखिया से गरी, जो निहारिये हुई है नैन त्यों ते करी, निखरे सनी कई। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं सबकी, ठीक है।
तो आप देख लेते हैं 425, क्योंकि थोड़ा जल्दी भी कराना है, मुझे क्लास लेनी है। ठीक, तो 425 का दूसरा उत्तर इसका सही होना चाहिए। ए का तीसरा, ठाकुर की कौन सी पंक्ति है भैया? ये वाला, हम तो परनाए भई सो भई तुम तो सुधरो सखियाँ सिंगरी। फिर बी का चौथा, मतिराम बी का चौथा, ज्यों ज्यों निहारिए घनानंद की पंक्ति है ये। रैन देना घुटबो करे प्राण झरे दुखियों अखियाँ झरना से। ठीक है, अतछीन मरनाल के तारते हैं ते ऊपर पाँव के धाव में, ये बोधा की पंक्ति है, तलवार के धार के धाव। निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग है? भिड़ंत, धनिया, रेणु, बुझौल, रज्जु। देखो ये देखो भैया, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ये सब व्याकरण के प्रश्न हैं। ठीक है, 416 इसको भी समझाऊंगा। 416 का ए सी और ई। अच्छा, आपसे पूछा क्या है पहले ये समझो। ए स्त्रीलिंग, भिड़ंत, धनिया ए सी ई, रेणु और रज्जु। मुझे क्यों गलत लग रहा है ये भाई? धनिया तो स्त्रीलिंग ही है भाई। 416 क्वेश्चन नंबर आईडी, इसका उत्तर माना है ए सी ई। भिड़ंत से रेणु और रज्जु। रज्जु काटी जाती है, ये तो ठीक, रज्जु मतलब रस्सी हो गई। रेणु किसी का नाम भी हो सकता है, रेणु लड़की भी हो सकती है। ठीक है, भिड़ंत, धनिया, बुझौल बूझी जाती है, पहली हो गई धनिया। मुझे सबसे लगे इसको भैया, इसको देखना पड़ेगा, इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें बताऊंगा बाद में। फिलहाल इनके अनुसार जो उत्तर है उन्होंने तो ए सी माना है, ए सी पर मुझे तो सारे लग रहे हैं। किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में कहा कि फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, ना मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किन दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, स्मिता वन निराला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 359 सब जानते हैं, दीपक बाती सबसे ज़्यादा किसने प्रयोग किया है? महादेवी वर्मा ने किया है, महादेवी वर्मा। ठीक है, निम्नलिखित में रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। कविप्रिया केशवदास प्रेम वाटिका। देखो मैं इसको जल्दी से बता दूं क्योंकि मुझे क्लास है मेरी लेनी है। 394 का दूसरा उत्तर है भैया, याद रखना। सी पहले कौन? हरिचरित्र, फिर ए तो कविप्रिया, याद रखना इस प्रकार से। उठ जाग मुसाफिर, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, मजदूरी भ्रम नाखून के बढ़ते, हल चलाने वाले, भेड़ चलाने वाले, प्रायः चुलहन चराने वाले, स्वभाव से साधु, तो ये तो मजदूरी प्रेम की होगी। ठीक है, और जवानी की आंखों में ज्वाला होती, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है, ये उठ जाग मुसाफिर होगी। उत्तरा अल्पा के पिता बड़ा दयनीय होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जवानी एक चमाचम धार है, ये भी इसका उत्तर है। ठीक है, जो हो मिला लेना। मोहनलाल महतो योगी, रमेश शंकर शुक्ल, भगवती चरण वर्मा। देखो मैं भैया बता देता हूँ, थोड़ा समय नहीं है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। 423 का दूसरा इसका उत्तर है, 423 का दूसरा। ठीक, चलो अब देखो गद्यांश से मैं फटाफट के गद्यांश के उत्तर बताता हूँ। 437 का है भैया एक। ठीक है, 437 का है एक, और फिर 435 का है भैया, 435 का भी एक ही उत्तर है, मिला लेना सब लोग गद्यांश पढ़ के। और फिर 438 का है दूसरा, 438 का है दूसरा इसका उत्तर, ये वाला। चार सौ चौंतीस का है तीसरा, और 436 का है दूसरा,
देख लेना इससे। फिर 443 का है भैया दूसरा, 443 का है दूसरा। फिर देखो 444 का है तीसरा, 444 का है भैया तीसरा। फिर है 442 का है दूसरा। फिर 441 का है तीसरा। फिर लास्ट में आता है 440 का है दूसरा, 440 का है दूसरा। तो ये है कुछ, ये देखो मैंने सिर्फ इस प्रकार से पढ़ा है कि आपको आंसर की के हिसाब से बताया है। कुछ प्रश्न आपत्ति वाले हैं, उन पे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, बाकी हम लोग पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, और व्याख्यात्मक कहाँ से कितने प्रश्न आए हैं अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो आज हम यही अंतिम अपनी क्लास विराम इसको देते हैं।